नमस्कार। आपके जेईई पीपीबी एग्जामिनेशन में बस कुछ ही दिन बचे रह गए हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। यह एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है जो आपको सीधा एग्ज़ाम में सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अगर आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह टिप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब एक सवाल और कि कहाँ से कवर करें, तो दोस्तों आपने जो स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है वहाँ से कवर करें, और यदि आपने स्टडी मटेरियल नहीं बनाया है तो हमारे पीवीबी के कैप्सूल कोर्स का आप हेल्प ले सकते हैं क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर बेस्ड मैंने सेपरेट आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड किया है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, वीडियोज़ एंड मॉक टेस्ट। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में आप सबसे पहले तो 1.3 नंबर यूनिट है जो कि रिलेटेड है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से, जो कि टॉपिक का नाम ही है। तो कस्टमर कौन होता है, डेबिट क्रेडिटर, डेबिटर क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर डेटर कौन है, ये बेसिक चीज़ों को पढ़िए। उसके बाद बैंक एक ट्रस्टी के रूप में काम करती है, ये 1.4 में दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का रिलेशनशिप कैसा होता है खासकर ये जरूर देख के जाइए। अब देखिए इन सभी रिलेशनशिप को, चाहे वो बेली बेलर हो, एजेंट प्रिंसिपल हो, लेसर लेसी हो, सभी को समराइज किया गया है एक टेबल फॉर्मेट में जो कि आपको 1.8.1 नंबर टॉपिक में मिल जाएगा। टॉपिक का नाम है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप समराइज्ड। इसको तो जरूर आप अच्छे से देख लीजिए, इस टेबल को याद ही कर लीजिए क्योंकि इससे सवाल आता ही है। 1 या 2 मार्क्स का सवाल आएगा कि जैसे मान लीजिए कि डीडी वाला केस है तो उस केस में बैंक और कस्टमर केस में क्या रिलेशनशिप होगा, या कोई और केस दे देगा इसमें बताइए कि बैंक और कस्टमर का कैसा रिलेशन है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है बुक में दे रखा है, इसे आप गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सवाल बनता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड और पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स और सर्विसेज के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। और बाकी जो रेमिटेंस सर्विसेज है ये तो आप आगे भी देखेंगे क्योंकि ये रिपीटेड चीज़ है, तो इसको अभी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। चलिए, तो इतना टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 से अवश्य देख के जाना है। आगे हम लोग यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। यूनिट नंबर 2 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। AML KYC गाइडलाइन ये नए सिलेबस में ऐड हुआ था। तो सबसे पहला तो इसमें आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़िए। फिर देखो, एक तो होता है आपका ML होता है, एक होता है आपका FT। FT क्या होता है? फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, राइट। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को FT बोलते हैं। तो अब इन दोनों के स्टेजेस क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन ML, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन FT? प्लीज गो थ्रू इट। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि जो हमारा PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इस एक्ट को लाया गया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्ट, इसे पढ़िए आप। और फिर उसके बाद बात आती है कि आप यदि मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, ये तो एक तरह का ऑफेंस है ही है, तो उसका क्या आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है ये 2.2.1 नंबर टॉपिक में। ठीक है, तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है ना, येलो कलर से, आपको इतना ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि देखना है। उसके बाद दोस्तों KYC पॉलिसी। ठीक है, KYC पॉलिसी में जो की एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ दिस KYC पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। FATF, ठीक है, फाइनेंशियली आइडेंटिफाइड टास्क फोर्स। तो इसके जो जुरिडिक्शन होते हैं वो कौन कौन से जुरिडिक्शन है। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, यानी कौन से कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है, किसे रिपोर्ट करना है, एवरीथिंग यू हैव टू सी इट, राइट। ये 2.11 में है। जैसे आपको CTR है, STR है, ठीक है, इसको कब रिपोर्ट करना है, किसे रिपोर्ट करना है, ये सब चीज़ देखना है। और ये हमारे रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में दे रखा है। तो ये सभी टॉपिक दोस्तों यूनिट नंबर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 3 पे जो कि बेस्ड है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ KYC। तो इसमें सबसे पहला जो यूनिट है वो है 3.2.3 जो कि बेस्ड है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीड्यूर, CDD बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? CDD। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीड्यूर में क्या बात हो रही है, तो उसमें जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, फिर अपडेटेड एड्रेस, माइनर के केस का जितना भी पॉइंट्स हैं, तो ये सभी चीज़ हमारे CDD के अंदर आती हैं, जैसे दैट इज कॉल्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। और यदि हम बात करें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसके पास कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है,
ठीक है, तो उस केस में ही आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारे CDD के ही पोर्शन में आता है। उसके बाद दोस्तों आता है जो हमारा अल्टरनेट मोड ऑफ CDD प्रोसीड्यूर है। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे VCIP आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये VCIP के बारे में डिटेल जानना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये VCIP देख लीजिए। उसके अलावा VCIP का क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और ये चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा CKYCR यानी सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक पेज में ना सारा डिटेल इसमें दिया गया है, जिसको आपको देख के जाइए। और फाइनली बात आती है रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, राइट। आफ्टर दैट अच्छा, इसमें सरसई भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, CKYCR में सरसई भी आएगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, यानी किस रिकॉर्ड को हमें कब तक रखना है, ठीक है, वो देखना है, जो कि हमारे 3.6.2 नंबर टॉपिक में दे रखा है। यदि हम यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 टॉपिक का नाम है ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप इसमें बहुत तरह के कस्टमर से डील करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनके अकाउंट को कैसे ओपन किया जाता है। तो खासकर यदि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबसे पहला है आपका अकाउंट ऑफ माइनर्स के अकाउंट को जरूर देखिए। ये 4.2.5 में लिखा गया है। माइनर्स हो गया, ब्लाइंड पर्सन हो गया, इलिटरेट वगैरह, ये सब तो आसान है, ठीक है, लेकिन ये दो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्लाइंड पर्सन का अकाउंट को कैसे ओपन किया जाए और दूसरा है माइनर के अकाउंट। खासकर माइनर से केस स्टडी पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि माइनर का अकाउंट है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स ऑफ ऑपरेशन है, कौन सा एक्ट है जो कि गवर्न करता है। तो ये 1 से 2 पेज में बुक में आपको दे रखा है, ठीक है, इसको जरूर देख के जाइए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक आता है माइनर के बाद, वो आता है हमारा पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म में किस प्रकार से पार्टनरशिप अकाउंट को ओपन किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। और एक होता है हमारा LLP क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि LLP और पार्टनरशिप फर्म में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। प्लीज गो थ्रू इट ऑल्सो। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव इज रिगार्डिंग द बोरोवर हु डू नॉट हैव CCOD फैसिलिटी। अब देखिए कुछ बोरोवर ऐसे होते हैं जिनके पास CCOD फैसिलिटी होता है। व्हेन आई से CCOD इट मींस कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, राइट। और कुछ बोरोवर होते हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती है, तो उनके लिए अकाउंट ओपनिंग का क्या नॉर्म्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद आता है दोस्तों हमारा पॉइंट वो है LEI क्या होता है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये 20 डिजिट का अल्फा नंबरिक कोड होता है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो पार्टीज होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और भी डिटेल दिया हुआ है बुक में, आपके बुक में, कि कितना एक्सपोजर के लिए LEI जो है कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एवरीथिंग। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट 4.6, प्लीज गो थ्रू इट माइन्यूटली बिकॉज क्वेश्चन आर आस्क्ड एवरी ईयर फ्रॉम दिस टॉपिक। इफ यू कम टू यूनिट नंबर 5, यदि हम यूनिट नंबर 5 पे आए और जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। देखिए एक होता है हमारा डिपॉजिट अकाउंट और एक होता है हमारा क्रेडिट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डीफ अकाउंट को देखेंगे, ठीक है ना। डीफ आपको पता होगा, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है। तो ये कहाँ दे रखा है, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है DEF। उसके अलावा दोस्तों आपका जो BSBDA है, ठीक है ना, BSBDA का इंपॉर्टेंट पॉइंट सब देख के जाइए, क्योंकि बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में बुक में दिया हुआ है और वही आपको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। BSBDA का फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद दोस्तों जो बात आती है कुछ और तरह के डिपॉजिट अकाउंट की, जैसे कि आपका NRO अकाउंट हो गया, NRE अकाउंट हो गया, FCNRB अकाउंट हो गया। तो ये सभी अकाउंट के इंटरेस्ट कितने लगते हैं, हाउ मच इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल ऑन दीज अकाउंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दोस्तों कुछ हमारे इनऑपरेटिव अकाउंट होते हैं, कुछ अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं, उस पर क्या ब्याज लेती है बैंक, these things are important. So please go through all the yellow highlighted portion that I have highlighted in each and every slide. और उसके अलावा दोस्तों इसी यूनिट में जो नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेशन फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नॉमिनेशन से ना सवाल बनता ही बनता है हर एक साल, तो नॉमिनेशन को अच्छे से देख के जाइए। नॉमिनेशन में जैसे देखिए कि नॉमिनेशन कौन कर सकता है, किसे नॉमिनेट किया जा सकता है, नॉमिनेशन कैंसिल कब होगा,
और मान लीजिए कि कस्टमर का डेथ हो जाए या कस्टमर मिस करने लगे तो उस वक्त नॉमिनेशन का क्या किया जाएगा, तो ये तो देखना है आपको। उसके बाद दोस्तों जो अटैचमेंट ऑर्डर होता है, अटैचमेंट ऑर्डर की बात करें तो एक गार्निशी ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, इसमें केस स्टडी पूछा जाएगा। जैसे कोर्ट में बैंक में जो है गार्निशी ऑर्डर गया कोर्ट, तो बैंक चेक को पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी, इस प्रकार का केस स्टडी, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि गार्निशी ऑर्डर होता क्या है। और उसके अलावा जो दूसरी तरह के अटैचमेंट ऑर्डर होते हैं, ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स 1961 के अंदर कुछ अटैचमेंट ऑर्डर होता है, उसको भी देख के जाइए। तो ये 5.9 पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि ये जो भी मैं कंटेंट आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, यदि आपको इसके पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, इसके वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड क्विजेस की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर, क्योंकि हमारे पास सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स अवेलेबल है जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मददगार साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में दोस्तों CTS बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देख सकते हैं आप कि CTS से ना लगभग 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। CTS होता क्या है, CTS का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, CTS का फुल फॉर्म क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है, CTS के लिए क्या क्या अप्रोचेज है, प्रोसेस फ्लो क्या होता है, बैंक के लिए और कस्टमर के लिए CTS का क्या डिफरेंसेज है, CTS का चेक का इमेज देख लीजिए, पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है, शॉर्ट में इसको PPS बोला जाता है। क्या बोला जाता है? PPS का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव पे सिस्टम, ठीक है। तो CTS से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, वो है कलेक्शन ऑफ अकाउंट पेई चेक। तो मान लीजिए कि कोई अकाउंट पेई चेक है, ठीक है, उसको आपको कलेक्ट करना है, तो कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या नियम बना के रखा है इन्होंने। और फिर एक और चीज़ है वो है 6.3.4 में, उसमें आपसे बताया जा रहा है कि जो चेक है, जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रांजिट में लॉस्ट हो गया, क्लियरिंग प्रोसेस में लॉस्ट हो जाए या पेइंग बैंक ब्रांच पे खो जाए, तो उस केस में क्या किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता है ना कि लॉस्ट हो गया ट्रांजिट में, राइट, देन व्हाट शुड यू डू। So that is what we will study in this particular session, and I have already covered all this thing. Now unit number 7 that deals with the banker special relationship. तो इसमें तो सबसे पहले मैंडेट देखिए कि मैंडेट होता क्या है, मैंडेट के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी का डेफिनेशन क्या है। आई थिंक आई हैव मिस्ड वन थिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी डेफिनेशन, सॉरी फ्रेंड्स, एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। उसके बाद आता है दोस्तों बैंकर्स लीन। तो बैंकर्स लीन में एक आता है हमारा जनरल लीन, ठीक है, तो जनरल लीन देख लीजिए। उसके अलावा एक आता है हमारा पार्टिकुलर लीन। जनरल लीन क्या होता है, पार्टिकुलर लीन क्या होता है, ठीक है, फिर कौन सा कब राइट अप्लाई कर सकते हैं, एवरीथिंग हैव बीन रिटन। एंड देन आफ्टर कम्स राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, कि एप्रोप्रिएशन होता क्या है, उसमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंडेट का डेफिनेशन, बैंकर्स लीन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में दोस्तों जो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फेमा। फेमा पता है क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को फेमा बोलते हैं। तो फेमा का मेन फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेमा, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टडी। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट आर द अप्रूव्ड रेमिटेंस मेथड्स इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए, यदि हम रेमिटेंस मेथड की बात करें तो स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इनवार्ड रेमिटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा का मेन फीचर्स क्या क्या है, ये आपको 8.2.2 यानी 8.2.2 नंबर जो टॉपिक है इसमें आपको फेमा के बारे में ही बताया जा रहा है कि फेमा का मेन फीचर्स क्या है। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं, ठीक है, इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि डेफिनेशन से सवाल बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। कि अब देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक है इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, तो उससे सवाल देखे गए हैं कि पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे कि ओवरसीज OCI कौन होते हैं, पिछली बार एक डेफिनेशन आया था OCI कौन होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं। तो आप बुक में देखेंगे ना, इसके लिए बहुत सारा कंडीशंस दिया गया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन को जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर बात आती है हमारा अप्रूव्ड रेमिटेंस मेथड टू इंडिया, यानी भारत में रेमिटेंस मेथड का कौन कौन सा मेथड का अप्रूवल मिला हुआ है,
ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे 8.5.2 नंबर टॉपिक में दे रखा है इन्होंने। और देखिए जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का विड्रॉल होता है उसका ड्रॉ करना, उसका पे क्या क्या प्रोहिबिशन है, कहाँ कहाँ रोक लगाया गया है, ठीक है, जो कि हमारा 8.6.3 नंबर टॉपिक है, प्रोहिबिशन ऑन विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और फाइनली सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा LRS। LRS आप जानते हैं ना, LRS होता है हमारा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, शॉर्ट में इसको LRS बोला जाता है, ठीक है। ये 8.6.6 नंबर यूनिट है। तो LRS को अच्छे से पढ़िए, LRS के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद परमिसेबल अमाउंट क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से किस पर्पस के कारण परमिशन दिया जाता है, कहाँ परमिशन नहीं दी जाती है, ठीक है। फिर देखिए कौन कौन से, जैसे कि प्राइवेट विजिट हुआ, ठीक है, गिफ्ट डोनेशन हुआ, ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग, ये मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड, तो ये सभी चीज़ें हमारे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के पार्ट होते हैं। एवरीथिंग रिलेटेड टू LRS आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। 8.6.6 लिबरलाइज LRS तो मैंने बता दिया आपको। यूनिट नंबर 9 जो कि बेस्ड है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ NRI बिजनेस, तो इसमें दोस्तों जो हमारा NRI अकाउंट क्या होता है, NRE अकाउंट क्या है, और खासकर NRE के अगेंस्ट लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हमें 9.21 और 9.22 नंबर यूनिट्स में कवर करना है। उसके अलावा दोस्तों NRO अकाउंट से रिलेटेड पॉइंट कि मान लीजिए कि कोई फॉरेन नेशनल है, वो भारत विजिट करना चाह रहा है, तो उसके लिए NRO अकाउंट ओपन करवाने के क्या क्या नियम है। एक SNRR अकाउंट को देख लीजिए जो कि हमारा स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो है रिपेट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, उसने कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसका है कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई अचल संपत्ति है और उसको वो बेचना चाह रहा है, बेचकर जो पैसा है उसको वापस ले जाना चाहता है, इसको बोलते हैं रिपेट्रिएशन। क्या ये ऐसा कर सकता है, उसके लिए क्या नियम कानून है, इसको देखना है आपको 9.6.3 में। और फिर आता है हमारा NRI और PIO का इन्वेस्टमेंट, कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ इन्हें इन्वेस्टमेंट करने की प्रावधान नहीं है, इसको देखना है हमें। फिर यूनिट नंबर 10 में आता है हमारा बहुत सारा तरह का एक्सटर्नल अकाउंट होता है, जैसे कि आपका एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, EFC अकाउंट, इसको अच्छे से देखिए। RFC अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, RFCD अकाउंट, इसको देखिए। तो ये 3 तरह के अकाउंट को देखिए, EFC, RFC और RFCD, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक आता है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इसका क्या क्या साइलेंट फीचर है, ठीक है, आपको यदि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, और ट्रांसफ़र और यूटिलाइजेशन पे जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, प्रोहिबिशन होते हैं, वो देखना है। FCRA के अंदर कौन सा रूल्स है और बैंक कैसे रिपोर्ट करती है, एवरीथिंग यू हैव टू सी। तो FCRA वाला टॉपिक से जितने भी टॉपिक है, जितने भी कंसेप्ट है, सभी चीज़ आपको देखने हैं। FCRA बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 10 से EFC, RFC, RFCD और FCRA, ये 4 टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूनिट नंबर 11 की बात करें तो MIS पे आ जाइए, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, CMS क्या होता है, कैश मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों कैश मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करना है हमें कि जो हमारा ये CMS होता क्या है, उसके बाद खासकर कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए, बैंक के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ CMS फॉर कॉर्पोरेट एंटिटी, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस फॉर बैंक, दिस थिंग वी हैव टू सी। उसके बाद आता है कि CMS का टाइप्स क्या क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ CMS, ठीक है, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दीज 3 टॉपिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम यूनिट नंबर 11। CMS का इंपॉर्टेंस कॉर्पोरेट एंट्री के लिए और बैंक के लिए, और CMS का टाइप्स, ठीक है। प्लीज़ गो थ्रू दीज 3 टॉपिक, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यूनिट नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। और यूनिट नंबर 12 टॉपिक है पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। देखिए दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ बता दूं आपको, एक तो आपका NI एक्ट को पढ़िए, NI एक्ट 1881 को अच्छे से पढ़िए, जो कि 12.2 नंबर यूनिट में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं NI एक्ट से रिलेटेड, जस्ट वेट अ मिनट, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द NI एक्ट। किस प्रकार के सवाल NI एक्ट से पूछे जाएंगे, दैट इज़ 12.2, राइट।
यस देखिए, इसमें आपको ना प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड सवाल आएगा। प्रॉमिसरी नोट्स और जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और बुक में आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 31। सेक्शन 10 के अंदर पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पिछली बार पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, 4 ऑप्शन दे दिया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन नंबर 10 को अच्छे से पढ़िए। सेक्शन 31 में जो है पेइंग बैंक का लायबिलिटीज़ होता है, क्या क्या दायित्व है वो देखना है। और इसके बाद जो मैंने यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट किया है ना, सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी सेक्शन है 141, 143, 144, 145, 146, 147, कौन चीज़ क्या डील करता है। चेक बाउंसिंग में कौन सा सेक्शन है, केस स्टडी फॉर्मेट में सवाल आता है इस चीज़ पे, ठीक है ना। आपसे डायरेक्टली सेक्शन नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, इससे रिलेटेड केस स्टडी पूछेगा। तो केस स्टडी तभी सॉल्व कर पाएंगे जहाँ आपका कंसेप्चुअल साउंड रहेंगे चीज़ों पे। इसीलिए दोस्तों 12.10 नंबर जो यूनिट है डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड, कि किस कारण से डिसऑनर होगा और कौन कौन सा सेक्शन है, प्रोटेक्शन मिलता है, कहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, एवरीथिंग यू हैव टू सी। फिर 13 नंबर यूनिट में पेइंग बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्या लायबिलिटीज़ है। फिर पेमेंट इन गुड फेथ किया जाए, ठीक है, चेक ट्रंकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स, ये 3 चीज़ देखिए यूनिट नंबर 13 में। और यूनिट नंबर 14 में दोस्तों जो प्रोटेक्शन मिलता है कलेक्टिंग बैंक को, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और कलेक्टिंग बैंक का क्या ड्यूटीज़ होता है, ये 2 चीज़ देखना है हमें। 15 नंबर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंसिलरी सर्विसेज इसका नाम है। इसमें देखिए सबसे पहले बात आता है कि डीडी और बीसी में क्या डिफरेंस है। डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट और बीसी यानी कि बैंकर्स चेक, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और डुप्लीकेट डीडी बीसी इशू करना है तो उसके लिए क्या नियम कानून है। उसके बाद एनईएफटी और आरटीजीएस के रिलेटेड पॉइंट देख लीजिए। तो आप बार बार देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि नया चीज़ आपको जानकारी मिले जब आप इस केस टेक्स्ट से गो थ्रू होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा लॉकर वाला कंसेप्ट है ना, इसमें सब इम्पॉर्टेंट है। जनरल लॉकर क्या होता है, हायरिंग कैसे हम लॉकर को हायर करें, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी क्या होता है, लॉकर ऑपरेशन कैसे किया जाए, नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कस्टमर का डेथ हो जाए, ठीक है, उसका क्लेम सेटलमेंट कैसा होगा, फिर लॉकर आइटम का क्लोजर और डिस्चार्ज कैसा होगा, बैंक की क्या लायबिलिटीज़ होती है। सो ये सभी चीज़ें हमारे एंसिलरी सर्विसेज के अंदर आती हैं। फिर यूनिट नंबर 16 में हम यदि बात करें तो इसमें आता है FI, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसमें सबसे पहले BCs और BF इसका क्या रोल है, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या होता है, USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग क्या है, फिर RCT, याद रखिए ये RCT सबसे इंपॉर्टेंट है। RCT क्या होता है, क्यों इस्टेब्लिश किया गया, क्या काम है, एवरीथिंग रिलेटेड टू RCT आपको 16.5 नंबर यूनिट में दे रखा है, इससे आप गो थ्रू हो जाइए। यूनिट नंबर 17 में आ जाए तो आप देख के जाइए कि कंज्यूमर राइट का ड्यूटीज़, देखिए ये कोपरा वाला एक्ट है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट है। तो इसमें देखिए जो आपका बैंक का इंटरेस्ट डिस्क्लोज़र, मतलब बैंक खुद अपना डिस्क्लोज करेगी इंटरेस्ट को। फिर सेट ऑफ क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट का क्या राइट है, और जो MSME का जो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट है, और कस्टमर का क्या ऑब्लिगेशन है। ये सभी चीज़ें 5 टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है। 19 दोस्तों आपका RBI का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 19.4 नंबर यूनिट जितना भी है ना, जितना भी चीज़ है सब इंपॉर्टेंट है कि ओम्बड्समैन स्कीम है क्या, इसका ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट कैसा है, मतलब इसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होते हैं, फिर कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन को कॉल करने का पावर किसके पास है, कंप्लेंट का प्रोसेसिंग कैसे होगा, ओम्बड्समैन अवार्ड देती है तो कैसे देगी, एपीलेट अथॉरिटी के सामने अपील कैसे किया जाएगा, नॉन वेंटेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट का ग्राउंड क्या होगा, ठीक है, ओम्बड्समैन ने कंप्लेंट को रिजेक्ट किया तो कैसे करेगा, फिर ओम्बड्समैन की पावर क्या है, फंक्शन क्या है, अवार्ड जो पास हुआ उसका इलस्ट्रेटिव केस दिया हुआ है। तो 19.4 के जितने भी टॉपिक है सबसे अच्छे से देख के जाइए। और 20 नंबर जो हमारा यूनिट है उसमें कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर राइट क्या है, फिर आप देखिए कुछ काउंसिल्स बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, जैसे स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर इनका जुरिडिक्शन क्या क्या है। तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 21 यूनिट में RTI के बारे में है। RTI होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो RTI होता क्या है, CPIO कौन होते हैं, CIO कौन होते हैं, SIC कौन होते हैं, यानी कि आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। फिर हमारा जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन PIO होते हैं उनका डेजिग्नेशन क्या होता है, ठीक है, ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए यूनिट नंबर 22 में हम लोग बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में। तो एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट, उसके बाद वर्किंग कैपिटल कितना ज़्यादा एडुकेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, टोटल ये आपका टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, बिल फाइनेंस क्या होता है, फिर आपका नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, फिर 23 नंबर यूनिट में क्या है हमारा वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट, वर्किंग कैपिटल क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, फिर कैसे वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट को कंप्यूट करें, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी फंड बेस को कैसे एसेस करें, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ को कैसे असेसमेंट करें। ये सभी चीज़ें हमारे वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट से रिलेटेड है यूनिट नंबर 23। 24 नंबर यूनिट में क्या है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, जिसको हम लोग MCLR बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट ये एग्जाम्पशन फ्रॉम बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग इंटरेस्ट रेट। CRILC क्या होता है, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट CRILC। गुड्स के अगेंस्ट एडवांस, वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट एडवांस। फिर लैंडर के लिए फेयर प्रैक्टिस कोड क्या होता है, दिस थिंग इम्पॉर्टेंट। यूनिट नंबर 25 में हम लोग स्टॉक ऑफ गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, बैंकर क्या प्रिकॉशन लेंगे, पॉलिसी का असाइनमेंट कैसे होगा, और जो अभी एडवांस शेयर डिवेंचर या बॉन्ड के अगेंस्ट दी जाती है उनके अगेंस्ट जनरल गाइडलाइंस क्या है। 26 नंबर यूनिट में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फिर चार्जेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि लीन हो गया, हाइपोथेकेशन हो गया, सेट ऑफ हो गया, मॉर्टगेज, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विथ ROC। ठीक है, तो ROC के साथ यदि हमें चार्ज को रजिस्टर कराना है तो कैसे होगा चार्ज रजिस्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विथ ROC। तो चार्ज होता क्या है, कैसे चार्ज को रजिस्टर करवाया जाए, सो दिस थिंग्स ये हमारा 26.6 में है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत क्या होती है, डॉक्यूमेंट का स्टाम्पिंग कैसे होता है, लीगल प्रोसीड्यूर क्या है डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंटेशन का, फिर डॉक्यूमेंट को सेफ कीपिंग कैसे करवाया जाता है, प्रिजर्वेशन कैसे रखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीड्यूर से रिलेटेड पॉइंट है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे के यूनिट्स के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन यस आप लिखिए, समझ जाऊँगा मैं आपको कि आप आगे के भी जो 55 यूनिट है ना टोटल, तो 28 से लेकर 55 यूनिट तक मैं भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।